हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्क फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। आप यहाँ पे करेक्शन करो और लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। और इसको समझने से पहले आप एम्पियर्स लॉ को समझो। एम्पियर्स लॉ है क्या, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। एम्पियर्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है? along any closed path is equal to product of permeability of the medium and total current inside the loop. This is formula of Ampere's law. ठीक है, ये क्या है? Ampere's law। और अच्छे से पढ़ना है तो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो अटेंड कर लेना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट पे आओ। ये है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट? बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी कहानी शुरू हुई ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। पढ़ा हुआ है ना, क्लास 12th में मैग्नेटाइजेशन वाला चैप्टर है, उसमें फर्स्ट टॉपिक ही ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड, सुनना पहले थोड़ी मेरी कहानी सुनना, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या डिस्प्लेसमेंट करंट अच्छे से समझ आएगा, फील आएगा कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा है। तो ऑरेस्टेड साहब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऑरेस्टेड? कि करंट कैरिंग वायर है, ये लो करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर ले लिया। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या बोला इन्होंने? कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक मैग्नेटिक कंपास ले लिया। ये लो मैग्नेटिक कंपास ले लिया और इस मैग्नेटिक कंपास को कहाँ लेकर गए? इस वायर के पास लेकर गए। ऑब्वियस होगा ना, करंट कैरिंग वायर है, हमने देखा हुआ है करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या करा इन्होंने, ये इस करंट कैरिंग वायर के पास कंपास लेकर गए। कौन सा कंपास लिया इन्होंने? एक मैग्नेटिक कंपास लिया। अरे हमें पता है जो मैग्नेट के अंदर एन और एन, साउथ और नॉर्थ रिपल करते हैं और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस यदि हम ये मैग्नेटिक कंपास लेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और आप ऑलरेडी मैग्नेटिक कंपास ले रहे हो, तो दो मैग्नेट हो गई ना, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन तो बनता ही बनता है, ठीक है। सो जैसे इन्होंने मैग्नेटिक कंपास लिया, ठीक है, ये कंपास ले लिया, इस कंपास को इस वायर के पास लेकर गए तो उन्होंने नोटिस करा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसमें? इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, अदरवाइज होता ही नहीं, ठीक है। ये रहे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो मतलब इन्होंने बता दिया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके। अब आए मैक्सवेल साहब, ठीक है। अब मैक्सवेल कम थोड़ी ना, इतने बड़े साइंटिस्ट है, कहाँ डिस्कवरी नहीं की इन्होंने। थर्मो को नहीं छोड़ा, मैकेनिक्स को नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को नहीं छोड़ा, मतलब फिजिक्स को नहीं छोड़ा। फिजिक्स में बहुत अच्छा नाम चलता है मैक्सवेल का, ठीक है। मैक्सवेल साहब आए, अब उन्होंने क्या करा, पीछे पड़ गए एम्पियर के, कि एम्पियर ने बोला, एम्पियर ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? एनी क्लोज पाथ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो उन्होंने क्या करा, कैपेसिटर ले लिया। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। ये लोग इन्होंने बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई। अब मैक्सवेल ने उठा लिया कंपास, ये लो कंपास उठा लिया, ठीक है। अब इस कंपास से चेक करने लग गए क्या, कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे किससे? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई से, मतलब एम्पियर्स लॉ से, ठीक है। तो गए, आइडिया आया कि कैपेसिटर ले लिया, वो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया वायर से, ठीक है। अब जैसे ही मैक्सवेल साहब लेकर गए नीडल को, इस मतलब इस कंपास को वायर के पास, अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। डिफ्लेक्शन आ गया, यहाँ पे आ गया डिफ्लेक्शन, ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर गए, यहाँ पर भी कंपास रख के देखा, डिफ्लेक्शन आ रहा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है। कर ली, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आ गए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में नो चार्ज, नो चार्ज मतलब नो करंट, करंट ही नहीं है। अब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए क्या? नहीं होगा, मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। अब नो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके अंदर नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो
मैक्सवेल ने क्या करा, इस कंपास को लिया और इस कंपास को कहाँ रखा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा, और मैक्सवेल शॉक हो गए। कैसे कि डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बट फिर भी इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट मीन यहाँ पे किसी न किसी टाइप का कुछ ना कुछ करंट है, किसी ना किसी टाइप का कुछ ना कुछ करंट है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल ने ठान ली कि इस मिसिंग टर्म को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रहूंगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है। करे शुरू, ये समझ आई कहानी, करे शुरू, कैसे कैलकुलेट करा है उसको समझो, अब उसको देखो। इसको मैं इरेज कर रही हूं। देखो अब सबसे पहले मैक्सवेल ने लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, ये लो करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स ए और बी। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, मैक्सवेल मैक्सवेल कंसीडर कंसीडर ए capacitor which is connect to a battery and current कौन सा करंट, वेरिएबल करंट, आप इसमें लिखो एंड वेरिएबल करंट कौन सा, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज विद टाइम लिखना, इसको कांस्टेंट करंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मैक्सवेल कंसीडर ए कैपेसिटर विच इज कनेक्ट टू ए बैटरी एंड वेरिएबल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ठीक है, एंड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड ड्यू टू current carrying wire there are magnetic field and it's calculate by Ampere's law। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमने इस वायर के अलोंग और इस कैपेसिटर के बाहर एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, फॉर दिस वी कंसीडर ए क्लोज लूप आउटसाइड, क्लोज लूप ऑफ रेडियस small r. For this we consider a closed loop of radius r outside the capacitor and take a point and take a point P where we calculate where P at the surface, at the closed surface where we calculate magnetic field, क्लियर है। कैपेसिटर लिया, बैटरी से कनेक्ट करा, करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटर के बाहर एक क्लोज लूप ले लिया रेडियस आर का, इस पे हमने इसके सरफेस पे, क्लोज लूप के सरफेस पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जहां पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स बताओ क्या होगा। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन एलिमेंट ले लो छोटा सा, ये डीएल मैंने एक लाइन एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, बी हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सर्कल है तो कितना होगा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 1।
इस करंट कैरिंग वायर की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया आउटसाइड द कैपेसिटर। क्लियर है? लिखो इसको, फिर इसके बाद की मैं आगे की प्रोसेस समझाती हूँ आपको। अब देखो कर दूं मैं इसको इरेज, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब देखो मैक्सवेल ने यहां पर क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये लो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, और इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है आई। हमने एक क्लोज लूप लिया था इस तरह से, ठीक है, जहां पे हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। अब एम्पियर्स ने ऐसे थोड़ी ना बोला कि क्लोज लूप का सरफेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया वहां पे, देयर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज लूप, पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। तो एम्पियर्स ने क्या करा कि इस बार जो इन्होंने क्लोज पाथ लिया है वो कैसे लिया है देखना, इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट के बीच में से होते हुए लिया है क्लोज पाथ। ये रहा आपका पी पॉइंट और ये रहा आपका पी प्लेन, इस तरह से इन्होंने क्लोज पाथ सेलेक्ट करा। ये था ना अपना क्लोज पाथ, पहले ये था, अब इन्होंने क्या करा, क्लोज पाथ इस तरह से कैपेसिटर के बीच में से होते हुए एम और एन, इस तरह से इन्होंने क्लोज लूप सेलेक्ट करा है। अब वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली, अगेन किससे, एम्पियर से। नाउ मैक्सवेल टेक क्लोज पाथ P M and P prime and calculate value of magnetic field 8 point P बताओ आप, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी हो, क्लोज पाथ आपका इस तरह से है। इनसाइड, अब देखो ये जो लूप है वो कहाँ से पास हो रहा है, इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट, इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट। तो इनसाइड द कैपेसिटर यहाँ पे इस वाले एरिया में करंट है क्या, नहीं है, तो दे आर नो करंट। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स आप क्या बोलोगे, म्यू नोट मल्टीपल आई, तो म्यू नोट मल्टीपल 0। वाई, बिकॉज आई क्या है, इस एरिया के अंदर 0 है, इनसाइड द, या फिर हम बोले दोनों प्लेट्स के बीच में। तो बेटा यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 आ रही है, बी की वैल्यू 0 आ रही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है क्या, एम्पियर्स का लॉ ही हमने अप्लाई किया है फॉर ए क्लोज पाथ। एक बार मैंने इस पॉइंट पी पे निकाला तब तो मेरे पास आ रही थी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। सेकेंड टाइम बस मैंने क्लोज पाथ ही लिया है, सरफेस चेंज कर दी उसकी, इस तरह से सरफेस चेंज कर दी, क्योंकि एम्पियर्स ने तो बोला था कि दे आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज लूप, ठीक है। ये क्लोज लूप ही है, दैट टाइम आपके पास वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कॉन्ट्रोडक्टरी हुआ ही नहीं हुआ ना। फिर मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में कुछ ना कुछ टर्म तो मिसिंग है, एम्पियर्स लॉ गलत नहीं है, सही है, बट इसमें कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है जो कि ऐड होना बाकी है, उसको कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करा उसको देखना, और वो किसकी वजह से उसको भी समझना। बट here results of equation 1 and 2, results by equation 1 and 2 are contradictory to each other. So Maxwell said there are something missing in Ampere's law, something missing in Ampere's law, ठीक है। अब वो समथिंग मिसिंग है क्या और किससे रिलेट है, इन्होंने क्या सोचा वहां पे, समथिंग मिसिंग इन Ampere's law, and this is related to the missing term is related to change in electric field between the capacitor plates। इन्होंने क्या यहाँ पे सोचा कि जो मिसिंग टर्म है वो किससे रिलेटेड है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड है। अब इसको इन्होंने फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, आगे उस चीज को देखो।
इसके लिए उन्होंने एक प्लेट ले ली और दोनों कैपेसिटर के बीच में रख दी। क्या करा उन्होंने, ये कैपेसिटर लिया ना, दोनों कैपेसिटर के बीच में एक प्लेट रख दी M और N। अब यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करा, उन्होंने देखा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज देखा यहाँ पे, और चेंज देखने के बाद क्या रिजल्ट सामने आया वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अब ये लिया, करंट I फ्लो हो रहा था, ठीक है, इतना मुझे पता है, मतलब पहले से हमें पता है। नाउ फॉर दिस Maxwell consider a M N plate between the capacitor plates, between the capacitor plates. So value of electric field, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस प्लेट पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप, होता है ना, पढ़ा हुआ है वैल्यू। सिग्मा यहाँ पे क्या होता है, सरफेस डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज इज डिवाइड बाय एरिया। तो इन्होंने क्या लिया, एक कॉमन प्लेट ले ली बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विद एरिया ए। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे जो आपका करंट है वो तो चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया कि वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या होगा, फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए। ए बेटा आपका यहाँ पे है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। तो फाई ई आपका कितना आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो Q बाय ए, और डी ए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ Q बाय ए डॉट ए, इट मीन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपके पास जो करंट है वो चेंजिंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। नाउ इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, देखा किसके बराबर आता है, डी क्यू बाई डी टी, फ्लो ऑफ चार्ज, थोड़ी फाइन कर रहा है, डी क्यू बाई डी टी, करंट को फ्लो बता रहा है ना, किसको बता रहा है, करंट को। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट ही तो होती है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि ये वाली जो टर्म है इसकी डायमेंशन क्या है, करंट की डायमेंशन के इक्वल है। तब मैक्सवेल ने इस टर्म को क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी डायमेंशन करंट की डायमेंशन के बराबर है। इट मीन ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से यहाँ पे, मतलब ये जो फैक्टर है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इस फैक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। सो मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चेंज इन फ्लक्स, मतलब ये जो टर्म है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द राइट साइड टर्म, द राइट है लेफ्ट है, द लेफ्ट साइड टर्म is equal to dimension of current, ठीक है। सो मैक्सवेल ने इसको क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या बना, ID, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, या फिर एम्पियर्स ने इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है, ठीक है। ये जो फैक्टर है ये मिसिंग है किसमें, एम्पियर्स लॉ में, इसको क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D बाई डी टी। फाई ए को मैं पुट कर सकती हूँ बेटा, EA पुट कर दो, यदि मैंने इसको EA पुट करा, ठीक है, और A को मैंने बाहर ले लिया और एप्सिलॉन को मैं अंदर ले गई, तो एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है।
यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट ए है इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया और इसको बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला बेटा इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो हियर वी कैन से आई डी इक्वल टू कितना आ रहा है? ए डी डी इज डिवाइड बाय डी टी, और चेंज एंड डी डी बाई डी टी को हम बोलते हैं जेड डी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्लियर है? तो इस तरह से मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पर डेवलप किया, मतलब बताया, आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो यहाँ पे टोटल करंट होगी आई टोटल, वो क्या क्या होगी? आई सी कंडक्शन करंट प्लस आई डी। आई सी यहाँ पे कंडक्शन करंट है और आई डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। आई सी यहाँ पे है कंडक्शन करंट, लिख लेना बेटा ये भी आगे, और यहाँ पे जो आई डी है वो यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। सो एम्पियर्स लॉ क्या होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल? सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ इज, बताओ क्या होगा एम्पियर्स लॉ? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, या फिर हम बात करें म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट आई डी। आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आ रहा था? एप्सिलॉन नोट डी, बताओ, फाई बाय डी टी, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दिस इज एम्पियर्स लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है। इस लॉ को हम बोलते हैं, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन। नहीं भूलोगे ना आप कभी भी। एम्पियर्स लॉ करेक्ट है बट उसमें कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग टर्म कौन सी थी? वो ये वाली मिसिंग टर्म थी। क्या बोला मैक्सवेल ने कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन करंट भी है, उस डिफ्लेक्शन करंट की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। सो बी डॉट डी एल ए आपका फॉर्मूला ये बनेगा, और इसे क्या बोला? मैक्सवेल एम्पियर्स इक्वेशन। थैंक यू।